नॉन वेजिटेरियन फूड और गेहूं मतलब ग्लूटेन वाली चीजें, तो वो वाली चीजें अभी आप अवॉइड करिए जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाद में भी अवॉइड करिए बिकॉज इन चारों चीजों में इन चारों चीजों को पचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके केमिकल्स हैं या इसकी जो प्रॉपर्टी है इन चारों चीजों की, तो इसलिए उसको अवॉइड करिए। आपको हम ये बता रहे थे कि हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है ताकि हम खुद ब खुद अपनी कैंसर की बीमारी को या और भी कोई अगर उलझन है शरीर में या मन में, हम उससे छुटकारा पा सकें। तो पहली चीज बताया था खाने पीने की, दूसरी सांस लेने की, और तीसरी हम लोग किस तरह से सोचते हैं, हमारी विचारधारा कैसे चलती है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लाइफ में अपनी सिचुएशंस। तो खाने पीने के बारे में जॉनिता मैम उस दिन आए थे और उन्होंने बताया कि हमको क्या खाना है, हमको किस कॉम्बिनेशन में खाना है और हमको किस समय पे खाना है। तो ये 3 चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि हमें क्या खाना है, हमें किस समय पे खाना है और हमें किस कॉम्बिनेशन में खाना है। ये 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी है। लेकिन उस दिन मैं बात कर रही थी एक चौथी चीज की, वो ये थी कि हम किस भाव से खाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपको इसकी साइंटिफिक रीजन बताती हूँ कि हम किस भाव से खाते हैं, वो किस तरह से इफेक्ट करता है उस खाने को जो हमारे अंदर जाता है। मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हमें जो शक्ति मिलती है, हमें जो एनर्जी मिलती है, वो जो हम खाना खाते हैं उससे नहीं, बल्कि जो हम खाना पचाते हैं हमको उससे मिलती है। तो होता क्या है कि अगर आप खाने के समय या खाना खाने से कुछ समय पहले अगर आप परेशानी की स्थिति में हैं, अपने मन से, अपने दिमाग से, आप किसी वजह से गुस्से में हैं, किसी वजह से दुख में हैं, किसी वजह से एंजाइटी में हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, तो उस समय पे दिमाग बॉडी को ये सिग्नल देता है कि इमरजेंसी है, बॉडी के लिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है। और जैसे ही दिमाग ये सिग्नल हमारी बॉडी को देता है, तो बॉडी हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करती है शरीर के अंदर, ताकि वो उस इमरजेंसी सिचुएशन से ठीक से लड़ सके। इसीलिए ऐसा होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं और अगर हम उस समय पे किसी को मारें, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो नॉर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी या एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई? वो हमारे गुस्से ने क्रिएट की। हमारे गुस्से की वजह से दिमाग ने बॉडी के अंदर क्रिएट करने का सिग्नल दिया। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट नहीं होगी तो आप लाइफ की इमरजेंसी सिचुएशंस को डील नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम गुस्से में, परेशानी में, एंजाइटी में अपने दिमाग से रहते हैं, दिमाग ये नहीं पहचान पाता है कि ये सच्ची की इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, ये मैंने अपनी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर रखी है यहाँ पे। तो बॉडी को वही सिग्नल मिलता है एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करने का। तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन हम उस समय किसी को मारते नहीं हैं, हम उस समय उस सिचुएशन से बहुत तेज भागते नहीं हैं, तो वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती। तो जब वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, तो वो हमारे शरीर में टॉक्सिसिटी को क्रिएट करती है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हुई कि हमने खाना खाने के समय
अगर अपने दिमाग को परेशान रखा हुआ है तो हमारे अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हुई जो हमने यूज नहीं की और वो टॉक्सिसिटी के अंदर कन्वर्ट हो गई। दूसरा क्या हुआ कि जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हो रही है शरीर के अंदर तो सिर्फ पूरा शरीर जो है सिर्फ ये एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करने में बिजी हो जाता है। तो हमारे जो बाकी नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की उस समय पे नहीं हो रही होती है। तो जो खाना पचाने की प्रक्रिया है वो उस समय पे नहीं चल रही होती है। हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो आप जो खाना उस समय पे खाते हैं वो पचता नहीं है बल्कि शरीर में जाके सड़ता है और सड़ने से और ज्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। तो दो तरह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई। एक तो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन काम नहीं कर रहा है इस वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई, और दूसरा जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज की शरीर के अंदर और यूटिलाइज नहीं की वो भी टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो खाना हमने ये सोच के खाया था कि बहुत अच्छा है, जो जॉनिता मैम ने बताया था वही खा रहे हैं, हमने सही समय पे खाना खाया है, हमने सही कॉम्बिनेशन में खाना खाया है, उसके बावजूद मुझे क्यों एसिडिटी हो रही है, मुझे क्यों परेशानी हो रही है, मेरा जो पूरा सिस्टम है इतना डिसईज में क्यों है, तो उसकी रीजन ये चौथी वाली है। तो ये जो फोर्थ रीजन है, ये जो फोर्थ फैक्टर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके खाना खाने में। आप जो खाना खा रहे हैं जब वो अच्छे से पचेगा तभी वो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होगा और तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। आजकल हम लोग अक्सर खाने के टाइम को सोचते हैं ये बड़ा अच्छा टाइम है अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करने का, अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करने का, अपनी वाइफ के ऊपर चिल्लाने का, अपनी मदर इन लॉ के ऊपर जितनी परेशानी है उसको डिस्कस करने का। हम सोचते हैं ये आधा घंटा बड़ा अच्छा समय है, खाना खाते खाते हम ये सब काम बड़े अच्छे से करते रहते हैं। तो अगली बार जब आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार खाना खाने के समय पे आए या खाना खाने से पहले आए तो उसको साइड में रखिए। अपने बच्चों से डील करने का समय अलग है, अपने हस्बैंड से डील करने का समय अलग है और खाना खाने का समय अलग है। खाना खाने के समय सिर्फ ध्यान इस चीज के ऊपर रहे कि मैं जो हर टुकड़ा खाने का खा रही हूँ या खा रहा हूँ वो मेरे अंदर जाके अमृत ही बने, वो मेरे अंदर जाके मेरी हर डिसईज को सॉल्व ही करे। सिर्फ ध्यान उसी के ऊपर रहे, ध्यान इस चीज पे रहे कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको वो खाना मिल रहा है, उसको ग्रैटिट्यूड से खाइए और उसके थ्रू अपनी जिंदगी की उलझनों को दूर करिए। सो प्लीज बी वेरी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड। तो आज हमारे साथ जो शांभवी मैम जुड़ेंगी वो हमें ये बताएंगी, क्योंकि मैं आपको बोल दूं कि आप गुस्सा करना बंद कर दीजिए, आप परेशान होना बंद कर दीजिए, आप दुखी होना बंद कर दीजिए, तो वो इतना आसान नहीं होता है। तो मैं दुखी ना हूं, मैं गुस्सा ना हूं, मैं परेशान ना हूं, उसके लिए मैं क्या करूं, या जब मुझे गुस्सा आता है उसके लिए मैं क्या करूं। तो शांभवी मैम का सेशन आज इस चीज पे होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, ध्यान से सुनिए, समझिए और उसको बिल्कुल अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे आई एम श्योर शांभवी मैम विल बी वेरी हैप्पी टू टेक। सो शांभवी, आर यू विद अस? Oh yes, I'm here. Thank you so Good much. morning. Welcome. Good morning.
हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं आज। और मेरा नाम शांभवी है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। और साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हम काम करते हैं मन के रिलेटेड हेल्थ से। मानसिक स्वास्थ्य ये हमारा विषय रहेगा। तो जब जब आप मुझे देखेंगे स्क्रीन पे, हम हमेशा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ही बात करेंगे और उससे जुड़े हुए काफी अलग अलग जो पहलू है उन पे हम गौर करेंगे। तो आज क्योंकि हमारा पहला सेशन है, तो पहले तो हम समझते हैं कि ये जो हम मन की बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो ये मन जो है वो होता कहाँ है। हमें पता है, हमने सुना भी होता है अक्सर, हमारे हॉलीवुड में, हमारे रीजनल गानों में भी मन का कहीं ना कहीं जिक्र तो हमेशा ही होता है। उस पे पिक्चरें निकलती है, काफी कुछ कुछ होता है। तो मन ये बहुत हम सुनते हैं। हालांकि अगर हमारा दिन खराब जा रहा है, मूड अच्छा नहीं है, तो हम बोलते भी ना मेरा मन आज खराब है। तो हम इसको इतना ज्यादा रेफर करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पर अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि मन है कहाँ, तो अक्सर लोग कहते हैं कि मन शायद यहाँ है। तो मन यहाँ है, ये हमारा ब्रेन है। तो मन और ब्रेन दो अलग चीजें हैं। फिर हमारा मन कहाँ है या माइंड कहाँ है, तो फिर दूसरा हमेशा जो उत्तर आता है वो है दिल, कि ये शायद मन है। पर वो भी आपका मन नहीं है। तो अगर हमारा मन ना हमारा ब्रेन है, ना हमारा हार्ट है, तो मन का अस्तित्व कहाँ है। पर हमें इतना जरूर पता है कि मन का अस्तित्व है, क्योंकि मन है इसीलिए उससे जुड़े हुए जो विचार आते हैं, जो फीलिंग्स आते हैं, भाव है, ये सारे उसी के पहलू है। तो हमें ये तो पता है कि उसका एग्जिस्टेंस है, पर हमें उसको लोकेट करना डिफिकल्ट पड़ जाता है। पर इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हालांकि इसको हम लोकेट नहीं कर पाते, मतलब हम कोई ब्लड टेस्ट या कोई मेडिकल टेस्ट ऐसी है नहीं जो हमें बताए कि हमारा मन किधर है। फिर भी अगर हमारा मूड खराब हो, या समझ लीजिए मुझे गुस्सा आया है, तो क्या हमारा दिन अच्छा जाता है? अक्सर नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में वही सारे विचार चलते रहते हैं, वही गुस्सा रहता है। तो जब हमारा मन कहीं पे अफेक्ट होता है, वो हमारे जीवन के काफी अलग अलग पहलुओं को अफेक्ट कर जाता है। यानी कि वो कौन से पहलू हो सकते हैं? फिर वो हमारा फिजिकल हेल्थ हो, वो हमारा रिलेशनशिप्स हो, हमारे कैसे संबंध है लोगों के साथ, वो हमारा काम हो, ऑफिस का काम हो। तो इन सारे चीजों पर अगर हमारा मन या हमारा मानसिक स्वास्थ्य अगर सही ना हो, तो इन सारे पहलुओं पर उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर भी क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को या हमारे मन की तबीयत को ठीक से ध्यान रखते हैं जितना हम हमारे शारीरिक हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते, अक्सर नहीं रखते। अगर समझिए कि मुझे चोट लगी हो, तो हम क्या करते हैं, फटाफट जाते हैं उस चोट पे थोड़ी हल्दी लगा देते हैं, बैंडेड लगा देते हैं, क्रीम लगा देते हैं। ये करते हैं ना, हम सारे करते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं पे चोट लगे, थोड़ा खून निकलने लगे, तो फटाफट जाते हैं और उसको हील करने की कोशिश करते हैं। पर समझ लीजिए कि आज मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, या समझिए कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी और मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे लिए वो रिजेक्शन एक मानसिक चोट है। उससे मुझे काफी हर्ट हुआ, मुझे बुरा लगा, पर क्या मैंने उस पर काम किया? हम नहीं करते। हम बुरे मूड में आते हैं, या समझिए हम किसी और को भी अगर देखते हैं कि कोई बुरे मूड में है, तो हम अक्सर क्या कहते हैं उनको, जाओ जरा टहल के आओ, यहाँ वहाँ मूवी देख के आ जाओ, खाना खा लो, अच्छे से होटल में जाके खा लो, फिर मूड ठीक हो जाएगा। या हम बोल देते जाओ शॉपिंग करके आ जाओ, ठीक हो जाओगे। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये करो, ठीक हो जाओगे। पर क्या हम उसको, जो मलहम पट्टी हम कर रहे हैं शरीर को, क्या हम मन के लिए वैसा करते हैं? ज्यादा करके नहीं करते। पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इस पे सोचिएगा भी जरूर। हम दोबारा आएंगे इस सवाल पे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, जब मैं कहती हूँ कि मन की चोट, या माइंड को जो वूंड लगता है, या जो हम कहते हैं कि माइंड को हर्ट हुआ है, जब हम ये सब बातें कहते हैं, जो जानना जरूरी है यहाँ पे वो ये है कि वो आपके फिजिकल स्वास्थ्य यानी कि फिजिकल बॉडी जितना ही जरूरी है। ये दोनों को अगर हमें समझना हो,
तो एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है? तो हम सबने कंप्यूटर देखा है हमेशा, डेस्कटॉप हो, तो डेस्कटॉप में 2 पहलू होते हैं। एक होता है उसका हार्डवेयर और एक होता है उसका सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करके भेजती है ना, वो होता है। और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, वो जनरली हम डालते हैं उसमें। अब क्या हो जाता है कि अगर समझो कि हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, तो कभी-कभी हो जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में वायरस लग जाते हैं, वो फाइल्स थोड़ी करप्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर तो चलेगा, द हार्डवेयर चलता है ठीक से, फिर भी वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं करेगा, यानी कि उसकी पूरी जितनी क्षमता है, उतना वो शायद काम नहीं कर पाएगा, अपनी क्षमता से कम काम करेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक तो एंटीवायरस डाल देते हैं ताकि हमारे जो सॉफ्टवेयर में वायरस लगे उसको हम हटा दें, या फिर हम उस सॉफ्टवेयर को ही हटा देते हैं, उसको दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। हम ये सारी चीजें करते हैं, क्यों? ताकि हमारा कंप्यूटर एकदम परफेक्ट चले। अब इसी उदाहरण को दिमाग में अगर हम रखें और समझे हमारा इस माइंड और हमारे शरीर का कनेक्शन क्या है, तो आपका जो ये शरीर है वो ये हार्डवेयर है कंप्यूटर का, और जो सॉफ्टवेयर है वो आपका माइंड है, यानी कि मन है। अब इसमें जब वायरस लगने की बात होती है तो हमारे मन को किस प्रकार के वायरस लगते हैं? पिछली जो बातें हुई है जिसको हमने भुलाया नहीं है, उसके जो वो जो यादें हैं उससे हमें जो गुस्सा आता है, बुरा लगता है, रोना आता है, वो सारे जो इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, वो सारे विचार वो उससे जुड़े हुए। अब विचार कैसे-कैसे हो सकते हैं? इधर पिछली जो चीज़ें हो चुकी है उसके बारे में हो सकते हैं, सोचना उस बारे में, या फिर आगे आने वाले टाइम के बारे में हो सकता है। यानी कि आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता। अभी स्पेशली कोरोना के चलते ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो रहा है कि लोग काफ़ी टेंशन में है कि आगे होने क्या वाला है, कैसे होने वाला है, हम काम कैसे करेंगे, सेफ्टी कैसी मेजर रखनी है। ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, ये क्या है, जब आपके विचार यहाँ में नहीं है, प्रेज़ेंट में नहीं है, पर पीछे चल रहे हैं या फिर आगे चल रहे हैं। और ये दोनों स्थितियों में जब आपके विचार आगे या पीछे चल रहे हैं, इससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम फील करते हैं वो बहुत अच्छे फीलिंग्स नहीं होते हैं। हम बहुत कम बार कुछ अच्छे वाले मेमोरीज को याद करते हैं। हमें जब जब टाइम मिलता है, हम बाय डिफॉल्ट हम उसी मेमोरी में जाते हैं जिसने हमें बहुत दुख दिया होता है, तो हम वो याद करेंगे, हम वो सारी बातें याद करेंगे जिससे मुझे दुख हुआ था, या फिर हम आगे की बात करेंगे, अरे मुझे फिनेंसेस मैनेज करने, ईएमआई पे करना है, सैलरी टाइम से पता नहीं कब आएगी, तो हम आगे की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो टाइम है जब हम प्रेजेंट में नहीं है और आगे या पीछे के सोच रहे हैं, उस वक्त जो फीलिंग्स या भाव जो उत्पन्न होते हैं, वो हमें हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके लिए एक हम कहते हैं कि वो एक चोट देने वाली चीज है। तो वो एक मेंटल इंजरी है, मेंटल वूंड है, जिस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। और ये जो है, इसी को हम कहते हैं कि ये वायरस टाइप का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे मन वाले सॉफ्टवेयर में ये वाले वायरसेस आ जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो अपने क्षमता में काम नहीं कर पाता। कैसे? अगर आपके विचार आगे या पीछे चल रहे हो तो आपका ध्यान प्रेजेंट में नहीं रहेगा। अगर आपका ध्यान प्रेजेंट में नहीं रहेगा तो आप जो काम कर रहे हो, आपका काम में ध्यान नहीं रहेगा। अगर समझ लो आप चॉपिंग कर रहे हो तो अक्सर हो जाता है चॉप ध्यान उधर नहीं है तो छुरी लग जाती है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपकी उंगली कट रही है, चलते-चलते यहाँ-वहाँ हड़बड़ा रहे हो, कहीं पे टकरा रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके जो विचार है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो इस मोमेंट में नहीं है, इस क्षण में नहीं है, पर आगे या पीछे चल रहा है। तो जब हम ये कहते हैं कि ये इस प्रकार के वायरसेस होते हैं कि भाव है और दूसरे है विचार जो कि इधर-उधर के हो, तो ये जब वायरसेस हमारे मन में हम इसको रखते हैं और इस पे हम काम नहीं करते, हम कोई भी एंटीवायरस नहीं दे रहे, हम इसको निकाल नहीं रहे, हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? धीरे-धीरे-धीरे ये आपकी फिजिकल हेल्थ का पे जो इफ़ेक्ट कर रहा है, वो इफ़ेक्ट इसका बढ़ता जाएगा। और ये जैसे-जैसे इफ़ेक्ट बढ़ता जाता है, जनरली ये एक हम कहते हैं कि स्ट्रेस का एक स्वरूप बनता जाता है, ये जो विचार है, जो आगे-पीछे चलते हैं।
और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे आपकी इम्यून सिस्टम पे काम करना शुरू करता है। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगी, तो हम एक खुला दरवाजा बन जाते हैं बीमारियों के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, हर एक चीज के लिए जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं मन से रिलेटेड वायरसेस की, या मन के हाइजीन की, माइंड मेंटल हाइजीन की जब हम बात करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हमें उन सारे विचारों को या उन सारे इमोशंस को निकालना है जो हमारे फायदे की है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गुस्सा आना खराब चीज है या डर लगना खराब चीज है? बिल्कुल नहीं है। ये गुस्सा आना, बुरा लगना, रोना आना जब हमें किसी ने कुछ बोल दिया, ये सारी चीजें नॉर्मल है और ये होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल इंसान है। ये एक चीज है जो हमें दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करती है। यानी कि मेरे टेबल को अगर मैं थोड़ा-सा धक्का दे दूँ तो उसको बुरा लग के वो रोएगा नहीं, पर मुझे अगर किसी ने कुछ बोला जो बहुत मुझे ठेस पहुँची तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे रोना आएगा। ये एक चीज़ है, यानी कि इमोशंस जो हम फ़ील करते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें दूसरे चीज़ों से अलग करती है और इसीलिए उसका अपना एक महत्व है कि हमें फीलिंग्स अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। समझिए अगर मुझे फ़ियर का अनुभव ना हो, मुझे डर ना लगे, तो क्या मैं एक डर वाली सिचुएशन में फ़ाइट कर पाऊँगी? उदाहरण के तौर पे अगर मेरे सामने आग लग रही है, तो अगर मुझ में वो फीलिंग ही नहीं है, वो फ़ियर वाली भावना ही नहीं है, तो क्या मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी अगर मुझे फ़ियर नहीं आया उस सिचुएशन में तो। तो हर एक फीलिंग का आना ज़रूरी है, पर वो उस सिचुएशन तक ही सीमित रखना भी ज़रूरी होता है, जो हम अक्सर कर नहीं पाते हैं। हमारे लाइफ में क्या होता है कि वो घटना घट चुकी है, फिर भी वो जो इमोशंस है उस पे हमने काम नहीं किया। उस उस विचार पे हमने काम नहीं किया और इसीलिए हम उन विचारों को, हम उस भावनाओं को अपने साथ ही रखते हैं, अपने शरीर में ही कहीं पर उसको एक जगह देना शुरू कर देते हैं, जो आगे चल के धीरे-धीरे आपकी ऑर्गन्स पर, आपकी इम्यून सिस्टम पर, आपके हर एक सेल पर काम करने लगता है और इसी से हमारे पास आगे चल के बीमारियों का एक स्वरूप लेना शुरू कर देता है हमारी ज़िंदगी में। तो जब हम ये कहते हैं कि अ, विचार की टॉक्सिसिटी क्या है तो आगे पीछे चलना है, तो इसके लिए एक टेक्नीक मैं बताती हूँ हमेशा, वो मैं आपको भी अभी शेयर करूंगी आपके साथ, जिसे हम कहते हैं टेप रिकॉर्डर की टेक्निक। जो बच्चे आज के हमारे साथ जुड़े हो, आज की जनरेशन के, वो मुझे नहीं पता कि आपको टेप रिकॉर्डर पता है या नहीं, बट जब हम छोटे थे तब हमारे पास टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे। टेप रिकॉर्डर्स में हम कैसेट डालते थे, गाने सुनते थे और उसपे कुछ कीज रहते थे, बटन्स रहते थे। वो बटन से क्या होता था? फॉरवर्ड होता था, रिवाइंड होता था, पॉज होता था, स्टॉप होता था, ये सारे ना बटन्स हुआ करते थे उसके ऊपर। अब क्या होता है, उस बटन को अगर हम रिवाइंड करें तो क्या होगा, वो कैसेट जो है वो पीछे जाएगी। अगर हम फॉरवर्ड करें तो क्या होगा, वो आगे जाएगी। और उसमें सबसे सुपर बटन कौन सा था? पॉज करने का, यानी कि रोकना, वहीं पर जो चीज हो रही है उसको रोको। तो ये जो टेप रिकॉर्डर था, आपको बस उसी तरीके से अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक टेप रिकॉर्डर हो और आपके पास ये सारे बटन्स हैं। फॉरवर्ड का है, रिवाइंड का है, पॉज का है, प्ले का है, स्टॉप का है, ये सारे बटन्स आपके पास है। अब हम जब मेंटल हेल्थ में इमोशंस की बात करते हैं, ऐसे इमोशंस जिससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो वो इमोशंस कौन से होते हैं? मेजरली अगर मुझे आपको 2 इमोशंस बताने हो जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है, तो एक है गुस्सा, एंगर, और दूसरा है घबराहट, यानी कि एंग्जायटी। अब इन दोनों इमोशंस को समझिए। पहले तो जब हम एंगर की बात करते हैं, तो एंगर हमेशा कोई पिछली बात जो घट चुकी है, ये उसी से रिलेटेड रहेगा। हमें एंगर आने वाले कल के बारे में नहीं होता है, हमें एंगर हमेशा जो हो चुका है उसके बारे में होता है। गुस्सा हमें जो घटनाएं हो चुकी है, जिन लोगों ने मुझे जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे साथ बात करते हुए, कोई बात कही जिससे मुझे बुरा लगा, तो हमें वो सारी चीजें जो हमें पास्ट में से जो याद आते हैं, उससे हमें गुस्सा आता है, एंगर। और जो दूसरा है, यानी कि एंजाइटी या घबराहट, वो हमें कब होती है? जब हमारे विचार अभी में नहीं है,
पर आगे चल रहे हैं, यानी कि समय से आगे चल रहे हैं। कल क्या होने वाला है, परसों क्या हो रहा है, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चे की शादी करवानी है, घर खरीदना है, ये वो, ये जो सारी बातें हैं जो आगे का है, वो हमें क्या देता है? फ़ियर देता है या एंग्ज़ायटी, यानी कि घबराहट जो देता है, वो आगे वाली चीज़ों से आता है। तो ये 2 इमोशंस को जब हमें टैकल करना हो, उसको हैंडल करना हो, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि ये शुरू कहाँ से होगा? आपको कुछ तो रेस्टलेसनेस फ़ील होगी, यानी कि आपको हमेशा बेचैनी होती है, वो गुस्सा हो या घबराहट हो, बेचैनी आएगी ही आएगी। और बेचैनी सिर्फ़ फीलिंग्स में या मूड में नहीं आएगा, आपको शरीर में भी फ़ील होगा, कुछ तो फ़ील होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे अभी। जिस क्षण में, जिस मोमेंट में आपको ये पता चले कि मुझे इस वक़्त अच्छा नहीं लग रहा है, अपने टेप रिकॉर्डर का पॉज़ का बटन दबाइए। पॉज़ करिए, उस क्षण को पॉज़ करिए, कनेक्ट करिए। सबसे सही रहता है अपनी आँखें बंद करिए और समझिए मुझे शरीर में इस समय वो कहाँ फ़ील हो रहा है। क्या मुझे पेट में फ़ील हो रहा है? क्या मुझे पीठ में हो रहा है? गले में हो रहा है? सर दर्द में हो रहा है? यहाँ सर दर्द कर रहा है तो सर में हो रहा है। तो इसको पहले पॉज़ करिए और उसको देखिए, स्कैन करिए। जैसे हम स्कैन करते हैं ना सारे अलग-अलग मेडिकल टेस्ट में, उसी प्रकार से अपने दिमाग से स्कैनिंग करिए कि मुझे कहाँ पे फ़ील हो रहा है। एक बार आप उसको लोकेट कर पाए, तो देखिए ये एग्ज़ैक्टली ये जो सेंसेशन है, ये आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये गुस्सा दिखा रहा है? क्या ये आगे वाले आने वाली चीज़ों की बातें हैं? तो पहले उस विचार को लोकेट करिए, ये कौन-सा विचार है? और जैसे ही आपको विचार आएगा, आपको ये देखना है कि ये विचार कहाँ का है? क्या ये पास्ट का है? क्या ये फ्यूचर का है? अगर ये पास्ट का है, तो ये डेफ़िनेटली आपको एंगर दे रहा है और अगर ये फ्यूचर का है, तो ये डेफ़िनेटली आपको फ़ियर या एंग्ज़ायटी दे रहा है। तो जैसे ही आपको पता चले कि मुझे शायद गुस्सा आ रहा है इस वक़्त, तो आपने क्या करना है, वो जो पॉज़ दबाया है ना, उसको आपको फॉरवर्ड करना है। यानी कि जो विचार आपके पीछे गए हुए हैं, पास्ट में गए हुए हैं, उसको आपको फॉरवर्ड करना है और उसको खींच के यहाँ पे लाना है, प्रेज़ेंट में लाना है। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपको पता चले कि मुझे इस वक़्त एंग्ज़ायटी हो रही है, फ़ियर आ रहा है, तो इमीडिएटली आपको ये पता चलना चाहिए कि यानी कि मेरे विचार जो है वो आगे चल रहे हैं, समय से आगे चल रहे हैं। तो जो पॉज़ दबाया है, उसके बाद आपने क्या करना है, रिवाइंड करना है। यानी कि पीछे लाना है, आपके विचार सारे यहाँ पे प्रेज़ेंट में आने हैं। तो ये एक टेक्नीक होती है जिसे हम कहते हैं टेप रिकॉर्डर टेक्नीक और ये बहुत ही फ़ायदे की रहती है अगर आप इसको कर पाओ। क्योंकि ये सुनने में हालाँकि बहुत ही ईज़ी लगे या कभी-कभी लोगों को लगता है ये तो बहुत ही बचकानी लग रही है, इससे क्या होगा? पर इससे बहुत काम होता है। क्योंकि आप जब ये विचार करते हो, जैसे आपको आज रूबी मैम ने भी कहा, आपके ब्रेन के लिए आप जो उसको बोलोगे ना वो सही है, वो सच है। वो अपना दिमाग उसका अपना दिमाग नहीं है लगाने के लिए उधर। तो आप जो उसको बोलोगे कि हाँ, मैं एक टेप रिकॉर्डर हूँ, मैं पॉज़ दबाने वाला हूँ या लगाने वाली हूँ और उसको रिवाइंड फॉरवर्ड करूँगी, वो करेगा आपके लिए ये सब चीज़ें। उसको सिर्फ़ बोलने का जो काम है वो आपने करना है। तो ये 2 चीज़ें आपने करनी है। क्या? कि 1 पॉज़ करो। जैसे ही आपको फीलिंग आए कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी, उसको पॉज़ करो। स्कैन करो अपने शरीर को, मुझे कहाँ फ़ील हो रहा है? और जैसे ही आप उसको लोकेट कर पाओ, उससे जुड़े हुए विचारों को देखिए, स्कैन करिए उन विचारों को भी। ये क्या है विचार? क्या मुझे डर लग रहा है? ये पीछे चल रहा है या आगे चल रहा है? घबराहट हो रही है या गुस्सा आ रहा है? और एक बार वो इमोशन आप पकड़ पाए, तो अपने टेप रिकॉर्डर का रिवाइंड या फॉरवर्ड वाला बटन दबाइए और अपने सारे विचारों को प्रेज़ेंट में ले आइए। ये आपकी है फर्स्ट एक्सरसाइज। इसी के बाद दूसरा जो आता है जो कि बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस यानी कि मुझे पता तो हो मुझे प्रॉब्लम क्या है। अब समझिए मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, आपको डॉक्टर क्या पूछता है सबसे पहले? प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं जाके से बोलूँ कि हाँ, पता नहीं प्रॉब्लम क्या है पर ऐसे ही आ गया, तो नहीं होगा ना। आपको पता चलना कि मुझे प्रॉब्लम क्या है पहले तो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मानसिक स्वास्थ्य पे काम करने के लिए। और ये करने के लिए सबसे एक बेहतरीन टेक्नीक जो हम कहते हैं, वो है जर्नलिंग यानी कि डायरी लिखना। एक किताब उठाइए और लिखना शुरू करिए। जो आपके मन में आए, जैसे भी आए, जिस भी भाषा में आप लिखना चाहो, उसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको जो जैसा दिमाग में आता है, वैसा बस लिखना शुरू करिए। इसके लिए कुछ टिप्स
रहते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली बात, अगर हो सके तो डायरी रखिए। अगर आपको लगता है कि मैं डायरी में नहीं लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पाऊंगा, क्या अगर मेरे पीछे से किसी ने पढ़ लिया, बच्चे हैं, बच्चों ने कुछ पढ़ के उनको कुछ महसूस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे जो फीलिंग्स हमें आते हैं, डर जो लगता है, उसके लिए आप डायरी ना हो तो पेपर पे लिखिए, नॉर्मल पेपर्स पे लिखिए, और जैसे ही आपका लिख के हो जाए वो पेपर आप चाहे तो डिस्कार्ड कर दो, वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हो सके तो दिन में एक टाइम फिक्स करिए कि मैं शाम को समझिए 7 बजे रोज लिखूंगी या लिखूंगा, तो 7 o'clock का टाइम रखिए, एक टाइम फिक्स करना शुरू करिए, तो आपके रूटीन में वो बैठेगा, ये एक्टिविटी जो है लिखने वाली। दूसरा जो आप चीज कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल बहुत बार आता है कि मैं लिखने बैठ तो जाता हूँ या जाती हूँ, पर जैसे ही उठाती हूँ पेन, विचार तो बहुत होते हैं, पर जैसे लिखना शुरू करती हूँ तो मेरे पास मेरे विचार ही नहीं आते, पता नहीं एकदम से बंद हो जाते हैं, ये भी बहुत लोग कहते हैं। तो ऐसे में सबसे सही रहता है कि अपना एक टाइमर लगाइए साइड में, अगर हो सके तो अपने मोबाइल में 20 मिनट का टाइमर लगाइए। कांट लिसन क्लियरली फ्लाविया जी, ओके, मैं ट्राई करती हूँ और थोड़ा तेज बोलूं। मुझे अर्पिता जी मुझे बता दीजिएगा बस आवाज ठीक से नहीं आ रही हो तो। मैम आ रही है, आ रही है। ओके 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 फ्लाविया जी, फिर आपको आपका नेटवर्क एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बट आई ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ और थोड़ा नजदीक की बात करें। जी, तो जर्नलिंग की जो बात बता रही हूँ मैं आपको, तो टाइमर लगा के करना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। अगर हो सके तो 20 मिनट का टाइमर लगाइए, ताकि जब आपको पता हो ना कि मेरे पास पूरी रात नहीं पड़ी है लिखने के लिए, 20 मिनट पड़े, तो वो विचार भी फट 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 आना शुरू हो जाएंगे। तो टाइमर लगा के करिए। सात तो मैंने उदाहरण दिया था, कोई भी जो टाइम आप फिक्स करना है आपने, वो टाइम फिक्स करिए। जब हम लिखते हैं कोई थीम नहीं होती, यानी कि कोई ऐसे राइटिंग वाला चीज नहीं है कि इस विषय पे मुझे लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके विचार जैसे और जैसे भी आ रहे हो बस लिखना शुरू करिए, उसे हम फ्री फ्लोटिंग थॉट्स कहते हैं, यानी कि जो जैसे आ रहा है बस उसको पेपर पे डालते जाना है, ये करना है। अगर आपके लिखने वाले हाथ से, जो आपका डोमिनेंट हैंड है, जैसे मेरा राइट हैंड है, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, अगर आपका राइट हैंड है या आपका लेफ्ट हैंड है, आप जिससे लिखते हो उसमें अगर कोई दिक्कत है, अगर सर्जरी हुआ है, एम्पुटेशन है या कोई दर्द है, आप नहीं लिख पा रहे हो, उस केस में अपना, अगर मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर पाओ तो रिकॉर्ड करिए, जो जो आपको कहना है उसको रिकॉर्ड करिए और उसको बाद में डिलीट कर दीजिएगा। पर ये ऑप्शन प्लीज प्लीज सिर्फ उनके लिए है जिनको लिखने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि जो इफेक्ट आप लिखोगे ना अपने हाथ से लिख के जो होगा, उसका उतना इफेक्ट रिकॉर्डिंग में नहीं होगा। तो अगर आप कर पा रहे हो तो प्लीज उसको करिएगा। थोड़ी सी मतलब आलसी मत बनिए कि नहीं नहीं चलो रिकॉर्ड बोला है तो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो मत करिएगा, लिखिएगा अच्छे से, ताकि वो पूरी तरीके से आपके लिए काम कर पाए। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं एसेज लिखती हूँ, मैं स्टोरी लिखती हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ दिन में, तो वो तो चल जाएगा। तो नहीं, वो एक अलग चीज है लिखना, यानी कि पोएम्स, कविताएं, एसेज, ये सब लिखना अलग चीज है। और डायरी एज अ मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज करना अलग चीज है। तो इन दो चीजों को अलग ही रखिएगा। अगर आपका प्रोफेशन भी है जहाँ पे आप लिखते हो तो वो लिखना अलग, और आप डायरी जब लिखोगे वो एक अलग एक्सरसाइज रहेगी। पर इसको रोज करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज मेरा दिन खराब है तो मैं आज लिखूंगी, क्योंकि उस दिन हमारे पास बहुत होता है लिखने के लिए अगर कुछ खराब हुआ हो, पर जिस दिन अच्छा हुआ तब हम भूल जाते हैं लिखना। इसीलिए हमने रोज लिखना इम्पोर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, पर आप रोज लिखोगे इसको, रोज। और इस चीज को कंटिन्यू करिए, अगर आप आज से कर रहे हो तो इसको रोज करिए, लगातार करिए। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, हम वेट नहीं करते ना कि आज हम खराब हुए, आज पसीना ज्यादा है तो ही मैं नहाऊंगा, हम करते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं करते। रोज नहाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिजिकली अपने आप को साफ सुथरा रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। उसी तरीके से ये जो कुछ टेक्निक्स होती है वो एक प्रकार से हमारे मन को साफ करने के लिए हम करते हैं, और इसीलिए इसको करना बहुत जरूरी पड़ता है। तो आज के लिए दो आपके लिए टिप्स है और दो एक्सरसाइजेस है जिसको आज से शुरू जरूर करिएगा। एक है टेप रिकॉर्डर वाली एक्सरसाइज, और दूसरा जो एक्सरसाइज यहाँ पे है वो है डायरी का, यानी कि जर्नलिंग का। इसको मैं
कहूंगी कि करना शुरू करिए। इसको हम धीरे धीरे और आगे मॉडिफाई करते जाएंगे। आगे वाले सेशंस में हम और इमोशंस की बात करेंगे, तभी मैं उससे रिलेटेड और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए ये 2 टेक्निक्स, और इसको प्लीज इम्प्लीमेंट करिए। यानी कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप करते नहीं हो उसका कोई फायदा नहीं होना है आपके लिए। तो इसको जरूर करिएगा। ऑन दैट नोट मैं सेशन यहाँ पे क्लोज करती हूँ। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिए मुझसे। थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड कुछ भी सवाल है, प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊँ। ओके, अल्पना दास जी। अल्पना दास जी, आपको अपनी तरफ से एक बार अनम्यूट करना होगा। हाँ, पूछिए। मुझे कुछ होता है ना, दिन भर ऐसे बात होते हैं, दिन भर से एक बात आता है तो बार बार होते एक बार जान लेते हो तो बार बार वो बात दिन भर होता है। जी, आप दिन में थोड़ा ट्रैक रखते हो कि ये कब होता है? दिन में सुबह होता है, दोपहर को होता है, खाना बनाते वक्त होता है, खाना खाते वक्त होता है? इसका कभी ध्यान रखा है कब ज्यादा होता है? रात को बेसी, रात में ज्यादा सोता हूँ ना, तब दिन भर ऐसे हाँ, मन में घूमता है। हाँ, तो रात में जब आप सोने जाते हो तब क्या होता है? शरीर अभी पूरा थक गया है, शरीर को कुछ काम नहीं है, पर माइंड आपका बहुत एक्टिव है, मन बहुत एक्टिव रहता है, उसको कुछ काम नहीं है ना अभी करने के लिए। सुबह से तो बहुत काम होता है करने के लिए, कि आप खाना बना रहे हो, घर में कुछ काम कर रहे हो, तो अब पूरा ध्यान उधर रहता है, पूरा ध्यान देना पड़ता है ना, नहीं तो काम होगा नहीं, तो मन को टाइम नहीं मिलता उस वक्त। पर जैसे ही आप सोने जाते हो, क्योंकि शरीर तो थक गया है, शरीर अभी सोने वाला है, पर मन एक्टिव रहता है, तो मन को सारी चीजें याद आती है। अब ये याद क्यों आती है? क्योंकि ये जब जब हुआ है, उस चीज को मैंने कभी ठीक ही नहीं किया। यानी कि समझ लीजिए मुझे हाथ पे चोट लग गई, मैंने क्या किया? चोट को देखा और चोट को ऐसे ही छोड़ दिया, उसको कुछ मलहम पट्टी नहीं लगाया, राइट? और उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? वो सड़ने लगेगा ना, चोट उसको ठीक नहीं किया तो खराब होने लगेगा अंदर से पूरा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? बस उसी तरीके से जब हमारे साथ कोई चीज हो चुकी है, किसी ने हमें कुछ बोला है पहले जो हम भुला नहीं पा रहे हैं, उसी का मतलब क्या हुआ है कि जो हमारे मन को जो चोट लगी है उस पे हमने काम नहीं किया है, उस चोट को हमने वैसा ही रखा है, और इसीलिए वो चोट अभी जो इतनी सी होगी ना, वो बढ़ती बढ़ती जाएगी, और जब वो बढ़ती बढ़ती जाएगी तो अब जब मुझे याद आता है ना सब कुछ, तो वो बहुत ज्यादा याद आता है, या मुझे बहुत फील होता है शरीर में, रोना आएगा, मुझे गुस्सा आएगा, मुझे उसको मारने का मन करेगा, ये सब आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने उस पर काम नहीं किया है। और उस पर काम करने की जब बात आती है, तो आज जो मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई है वो आप करोगे तो आपको काफी यूज आएगा। आपको समझा आज का जो मैंने आपको 2 चीजें बोली करने के लिए? समझा या नहीं समझा? नहीं समझा तो मुझे बोलो, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। तो लिखने वाली टेक्निक समझी? लिखने वाली, हाँ 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 हाँ, तो इसको शुरू करिए आप, क्योंकि इससे फायदा होता है, मतलब होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को फायदा बिल्कुल नहीं हुआ है, इसको डेफिनेटली फायदा होता है। तो इसको लिखना शुरू करिए, ताकि वो जो टेप इधर चलता है ना, टिप टक 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 करके, वो यहाँ से सब बाहर जाएगा जब आप लिखते हो तभी। तो वो एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है यहाँ का सब कुछ बाहर निकालने के लिए, मतलब अपने मन से सारा बाहर निकाल रहे विचार हम। तो इसके लिए हम ये लिखने वाली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसको पहले करना शुरू करिए, लगातार करिए, एटलीस्ट हम कहते हैं 90 दिन, यानी कि 3 महीने इस चीज को कंटिन्यूस करते रहेंगे, तब उसका फायदा दिखना शुरू होता है। तो पहले इसको करके देखिए, फिर हम देखेंगे अगर नहीं काम किया तो फिर मैं कुछ और बता दूंगी। तो इसको शुरू तो करिए करना, ठीक है? मन में एक तो बात ठान ले तो बार बार वही बात आता है, नींद नहीं आता है, खाने को मन नहीं करते, राइट, ऐसे ही होते हैं दिन भर। राइट। तो विचारों के लिए जो है वो आपको मैंने लिखने वाली एक्सरसाइज बताई। आने वाले कुछ सेशंस में हम और भी इसके बारे में बात करेंगे, और एक और टेक्निक भी आपको सीखने मिलेगी जिसे टैपिंग कहते हैं, वो दूसरी एक मैडम आएंगे वो आपको बताएंगे। वो उसका इफेक्ट आपके जो स्लीप वाला है ना, कि नींद नहीं आ रहा है या अच्छा नींद नहीं आता है या उठने पे लगता है नींद पूरा नहीं हुआ है, वो जो सारा है ना, उस पर टैपिंग बहुत अच्छे से काम करता है, EFT बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप सीखोगे, आने वाले 1-2-3 दिन में जरूर आएगा वो सेशन, तो आप सीखोगे उस चीज को।
बट मीनवाइल लिखना जरूर शुरू करिए क्योंकि उसका आपको फायदा जरूर आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू अल्पना जी। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर में भी फोन कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। मैम हमारा दूसरा सवाल स्वाति सुरमिया जी से है। स्वाति जी। Hello, doctor. My Hello, question, Swati. my question is regarding my daughter actually. She was about 3.5 when I was diagnosed with cancer. And at that time, she was too small to understand what I was going through. She still is. She's now 4.5. But and I had quit my job to take care of her full time once she turned 1. So my full attention was on her. And when I was going through my treatment, तो उसको शायद लगा कि I was ignoring her, or she has some kind of a grudge, I feel, because she's become very irritable and cranky, and sometimes whenever she gets angry, she tries to push me. She scratches herself. खुद को scratch करती है, अपने आप को hurt करने की कोशिश करती है. So although during my treatment and even after, I've tried to give as much of my time to her as possible. You know, I used to come back from my chemo or radiation and still take her out to the park to play, and you know, try to participate as much as possible. But still, she has this feeling. How do I deal with that? Okay. I'll reply in Hindi. Is that okay? Yes, please. Yeah, I'm okay with it. हिंदी बोलती नहीं ताकि सब समझ सके ना हम, right? तो यहाँ पे दो पहलू है. There are two aspects which you have spoken about. एक है आपका कि जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी तब मेरा you know the impact it has had on the child, one, and दूसरा है चाइल्ड का बिहेवियर. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, जो आपको समझना बहुत जरूरी यहाँ पे पड़ता है वो ये है कि यहाँ पे एक आप हो और दूसरा एक बच्चा है. ओके, वन, to begin with, I would say first start working on yourself. Have you worked on yourself, on your mental health? क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि बच्चे ने ये सारे इमोशंस को जनरेट किया है, बट बहुत टाइम ये होता है they are only reflecting what the parents are feeling. You know, कि अगर आपका कीमो चल रहा था, अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे थे, were you feeling guilty at any point? Were you feeling that I'm not there with the child? You need to first figure that out, which is very very important, because एक 3.5 साल का बच्चा इसमें गुंजाइश बहुत ज्यादा है. The possibility is very high. The child is going to absorb what you are emitting in the environment. So when I come back, there could be chances कि मुझे लग रहा है कि I wasn't there with my child. इतना छोटा बच्चा है, दूसरे मम्मियाँ अपने बच्चे के साथ रह रही है, but I was not being able to there. So that is one thing for you to ponder upon. That is what I would suggest first. So make sure that you have dealt with all that, because it is obvious. I'm not saying उसमें कुछ गलत है. Guilt आता है, as a parent आता है, but क्या मैंने उस पे काम किया? That is important. You need to work on yourself first. Second aspect is about the child's behavior. I would first recommend, अगर वो severe लग रहा है आपको behavior, to get her checked with a pediatrician first. Is there anything else? This is what we are assuming right now. She might be holding a grudge, and so she is doing this. We do not have a proof that she's holding any grudge, right? So the first thing would be कि अगर ये behavior आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा severe है, कि it is affecting you know, her overall well-being or the entire family atmosphere, in that case you should first get her checked from a pediatrician. Is there any other thing that is bothering her? That is one. Second, seeing a child psychologist in person will always be very very beneficial here, because then there are ways जिसमें हम उस बच्चे से वो सारी emotions को बाहर you know, we start how do you say, we give the child a space, an environment जहाँ पे they start venting it out. Hello. we try venting it out in a more safe space. So instead of going very directive with it, कि बेटा क्या हुआ था बताओ, we'll not do that. We'll give them a space where they can now be experimenting with a lot of things. So we could be making use of play, there could be colors. There's a lot of you know, non-threatening environment. That is how we put it across. Giving that space for a child who went out is also a very good option, for which it would be advisable you could you know, get in touch with a child psychologist that could help you in real great ways. But the first thing will be to rule out the role of any physical aspect involved here, for which you will have to consult a pediatrician. That's my personal opinion.
Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू स्वाति जी। मैम हमारे साथ डॉक्टर संदीप जसूजा जी जुड़ गए हैं। सर, हेलो सर। संदीप सर, with your prior permission. Hi sir. Good afternoon sir. Sir, with your prior permission, क्या हम 2 और सवाल ले सकते हैं for शाम? Okay sir, thank you. Hello, good afternoon everybody. Hello, good afternoon everybody. Myself Dr. Sandeep Jasuja from SLS Medical College. आप सबको मेरा नमस्कार. Good afternoon, Dr. Jasuja. It's so nice to have you again. And this is a new batch which we have started 3 days back only. And everybody, सब लोग wait कर रहे हैं आपकी. Shambhavi, do you mind कि हम questions Dr. Jasuja के बाद ले लें? Definitely. Or we could also have the questions, and next session I could probably start with a question if that seems good. Do you think that would be right? We can do, yeah, we could do that also. Yeah. As it suits you. Dr. Jasuja, we just thought since he's in the hospital and we took out time. Right. Yeah, I totally get that, yes. Yeah, so just 15-20 minutes, and then if you can hold on if it is possible. Okay, all right. In that case, I'll stay back. Yeah. Please. Okay. Please. Yes. I'll be back. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Welcome, sir. Sir, shall I take the questions? Sure, please go ahead. Yes. उषा सिंह जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए प्लीज. उषा सिंह जी. हाँ जी, पूछिए. सर नमस्ते. हाँ नमस्कार सर. सर ये मुझे जाननी थी कि मेरी सर्जरी सितंबर के आसपास हुई थी ब्रेस्ट की, माँ की, तो वो अब स्वेलिंग आ रही है वहाँ पे थोड़ी, और 2D इको की जांच में मुझे ये हार्ट में थोड़ा पानी बताया बाहर के डॉक्टर ने. तो मैंने डॉक्टर से जब अपने इलाज चल रही है सर, मेंटेनेंस थेरेपी चल रही है, लास्ट 22 जून को है, तो वो अभी बोला उन लोगों की उससे कोई घबराहट की बात नहीं है, लेकिन स्वेलिंग लेफ्ट साइड में हैंड में भी आ रही है जा रही है, तो इसके लिए क्या करना होगा सर? So, अभी ऐसा है कि जो ऑपरेशन आपका लेफ्ट साइड में हुआ है ना, इनका लेफ्ट साइड सर, ब्रेस्ट का लेफ्ट साइड का. तो लेफ्ट साइड में क्या होता है एक्चुअली कि जिस तरह ऑपरेशन हुआ ना, वहाँ लिम्फेडिमा हो जाता है, तो वहाँ से जो फ्लूइड आउट होते हैं उसके कारण स्वेलिंग हो जाती है. हैंड्स में भी स्वेलिंग आती है उनके. तो एक तो कुछ टाइट नहीं पहनना लेफ्ट साइड में, कोई भी धागा या कोई कुछ नहीं पहनना. दूसरा लेफ्ट हैंड से जरा हैवी वेट नहीं देना. तीसरा इनको कहेगा हैंड्स को लिफ्ट रखेंगे तो वो स्वेलिंग कम हो जाएगी. सेकंड थिंग क्या होता है, समटाइम सिरोमा हो जाता है जी. सिरोमा मीनिंग 1 मिनट. वाटर का जो वहाँ पे लोडिंग हो जाती है, तो जो आपका सर्जन है एक बार उनको आप दिखा दीजिएगा, जिससे कि अपने स्वेलिंग कम हो जाए. अगर वाटर हो तो वाटर को निकाल दीजिएगा. हाँ सर, वो मैंने मिला था, बट वो डॉक्टर ने बोले मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर की जांच में ऐसा बोला गया कि मतलब तुम्हें पानी अपने डॉक्टर से जाए इलाज करा रहे हो, बता रहा. आप एक काम करिए, सोनोग्राफी करा लीजिएगा, और एक बार मेरे को अल्ट्रासाउंड की सोनोग्राफी की रिपोर्ट होगी ना, मुझे एक बार भेजिएगा, जो लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट की करा लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है? उसमें आ जाएगा पानी का वाटर साफ, तो हमें दिख जाएगा पूरा. मैं रिपोर्ट भेज दूंगा सर. ओके जी, थैंक यू सर. थैंक यू सर. मनीषा जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. मनीषा जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अभी एक बार मनीषा जी को भी अनम्यूट कर लीजिए, उनके क्वेश्चन आ रहे हैं जी. हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. हाँ, आप प्लीज पूछिए. ब्रेस्ट कैंसर था, दिसंबर में पूरा ट्रीटमेंट गया है और मुझे जून में फॉलोअप के लिए बुलाया था. तो अभी जून में मैं आऊँ के लिए कि करूँ, लॉकडाउन.
तो मनीषा जी हेलो। इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? बोलिए। हाँ मनीषा जी, एक्चुअली क्या होता क्या है बोल रहे हैं कि सर? जो ब्रेस्ट कैंसर, मैं कह रहा हूँ जो ट्रीटमेंट अगर आपका हो गया है, हेलो, हाँ तो हाँ हाँ, मुझे मनीषा सुनाई दे अगर रहा वो है। सुनाई टैबलेट्स दे रहा वगैरह है? कुछ चल रही है, हाँ थोड़ा थोड़ा टैबलेट्स लाउड। कुछ चल रही है आपकी? क्या बोल रहे हैं? टैबलेट चल रही है आपकी? टैबलेट्स चल रही है कोई आपकी टैबलेट्स? चल रही है। हाँ तो टैबलेट्स कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप अगर आप जून और जुलाई में भी आएंगे, 1-2 महीने लेट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट वो टैबलेट्स को बंद मत करिएगा किसी भी हालत ओके सर, ओके सर, में। थैंक यू सर। ओके, तो उसको मत बंद करिएगा क्योंकि वो हार्मोनल की टैबलेट्स हैं, तो हार्मोनल टैबलेट बंद नहीं होनी चाहिए। और 1-2 महीने अगर आप लेट हो जाएंगे तो कोई से इशू नहीं है, डोंट वरी। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संगीता पांजरी जी से है। संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी आपको अपने को अनम्यूट करना होगा। सर हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। सुमेधा मानगांवकर जी, सुमेधा जी आप सुमेधा जी आपको अपने को अनम्यूट करना होगा। सर मे सुमेधा जी आप उस पर क्लिक करिएगा तो उसमें म्यूट अनम्यूट लेफ्ट में ऑप्शन आएगा, उसमें अनम्यूट कर दीजिए बस। सर आई थिंक उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। वैशाली जी, वैशाली जी आप प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। वैशाली जी, सर हम दूसरे सवाल पे जाते हैं। निशी शॉ जी प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। निशी शॉ जी, हाँ पूछिए, प्लीज पूछिए। जी निशी जी आप अनम्यूट हो, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम। हाँ प्लीज पूछिए। मैम मेरा सवाल शांभवी मैम से था। नहीं फिर ये वो क्वेश्चन। हाँ अभी डॉक्टर रिलेटेड अगर किसी के सवाल है। हाँ जी राखी भास्कर जी, हाँ। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर मेरा टाटा हॉस्पिटल में ऑपरेट करवाया था मैंने अप्रैल में 19 में। तो अभी जो है मैं ब्रेस्ट में था मेरे, जो अभी उसको सर्जरी करके निकाला था ट्यूमर को। तो अभी जो है मेरे ब्रेस्ट में सर्जरी वाली जगह पे थोड़ा सा इचिंग हो रही है। हेलो सर आप म्यूट हो गए हो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मैं जहाँ सर्जरी कराई थी वहां पर मुझे इचिंग हो रही है अभी। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जो अभी गर्मी का भी जो मौसम चल रहा है वहाँ पे, जी तो जी उससे वहाँ पे क्या स्वेटिंग हो जाती है। उस जी स्कार जी मार्क जो आपका स्कार मार्क होगा, तो जी उसमें इचिंग हो रही होगी आपको अभी। हाँ तो जी हाँ जी वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपना दिल्ली का वो रगड़ टाइप की लगती है ना इसकी, हाँ तो जी उस कारण क्या वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है और फिर वहाँ इचिंग और ऐसे मीठा मीठा सा दर्द रहता है। जी जी तो आप एक तो वहां पे थोड़ा सा पैडी वगैरह जैसे कोई जैसे अपनी कॉटन होती है, कॉटन लगा के अभी रखिएगा। जी और वहां पे ड्राई पाउडर सिट्राजिन। यस। अर्पिता लिख दीजिए, आप चैट पे लिख दीजिए और दूसरा क्वेश्चन लीजिए प्लीज। थैंक यू सर। ओके वेलकम।
थैंक यू सर। मैं पूजा गंधवानी जी को अनम्यूट कर रही हूँ। मैम प्लीज आप अपना सवाल कीजिए। पूजा गंधानी जी, पूजा गंधानी जी आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना पड़ेगा। जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून पूजा जी। सर मैंने 2016 में ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन तो सही हुआ, लेकिन मेरा ये लेफ्ट हैंड में रिमूव कर दिया सर्जरी से। ये मेरे ये बाजू में बहुत ज्यादा स्वेलन हो गई है, थोड़ा देर भी ऊपर रखती हूँ तो थक जाता है मेरा, ज्यादा स्वेलन हो गई है बहुत ज्यादा, तो इसके लिए कुछ बताइए प्लीज। बिल्कुल पूजा जी, एक्चुअली क्या होता है कि हम पहले से ही आपको सबको यही कहते हैं इस हाथ का जिस तरफ ऑपरेशन हो उसका बहुत ध्यान रखें कि उनसे काम नहीं करे, उनसे बर्तन वगैरह नहीं मांजे, उनसे हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करे, या उस पर कोई चोट या फिर कभी कोई इंजेक्शन वगैरह कोई कुछ नहीं लगने दे, या कोई टाइट कपड़े, जैसे कि अभी आपने अभी लिफ्ट किया हैंड तो मुझे दिख रहा है कि वहाँ आपने टाइट पहना हुआ, अभी आपका जो नहीं डॉक्टर साहब बहुत ढीला है, ढीला ही है। ढीला है, ओके। जी तो यहाँ ढीला पे है। हाँ, दूसरा चीज है कि उसमें एक स्टॉक्स आती हैं, स्टॉक्स आती हैं, तो आप वो स्टॉक्स पहन के रखेंगे तो आपको धीरे धीरे एडिमा कम होगा। इसको हम पूरा ठीक नहीं कर सकते, इसको कम कर सकते हैं, ये एक्सरसाइज से या फिर स्टॉकिंग से इन सब से कम हो जाता है, या कुछ हमारे पास स्पेशल मशीन होती है एडिमा स्पेशल मशीन में हम लोग उसे प्रेशर करते हैं तो एडिमा टेम्परेरी कम हो जाता है बाद, लेकिन अल्टीमेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई चोट नहीं लगे या कुछ वो इशू नहीं आए। नहीं डॉक्टर साहब, वो कंप्रेसर मशीन से एसएमएस में वो करा के आई हूँ, लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ऐसे हाथ थोड़ा देर ऊपर करती हूँ दर्द होने लगता है। तो आप एक काम करना, कंप्रेसर मशीन वो मेरी डिपार्टमेंट की है। जी 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 हाँ, आरके बिला कैंसर में करवाते हो ना तो वो मशीन से, जी तो जी मेरी डिपार्टमेंट की मशीन है वो। तो आप एक बार मुझसे मिलना, उसका मैं सेट प्रोटोकॉल है कि हफ्ते में 2 दिन कराना है, फिर हफ्ते में 1 बार कराना है, तो आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो आप एक बार मिलके मेरे से प्रोटोकॉल लिखवा लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर किस दिन आना है आपके? अभी तो कोरोना चल रहा है, अभी तो नहीं आ सकती। नहीं हमारे यहाँ तो सब ओपीडी स्टार्टेड है। मंडे, फ्राइडे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, ट्यूसडे एंड थर्सडे आप वहाँ पे आ जाना, ट्यूसडे एंड थर्सडे एसएमएस में 4th फ्लोर 49 रूम नंबर। कौन से दिन सर, एक बार प्लीज बताइए। ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू पूजा जी। नेक्स्ट सवाल युवराज राजगुरु जी से है। युवराज जी अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। युवराज राजगुरु जी आपको अपने को अनम्यूट, हाँ प्लीज अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर। नमस्कार जी। मॉम का ऑपरेशन सितंबर 2019 में हुआ था, तो लेफ्ट रिमूव किया गया था। ठीक है। रेडिएशन भी कंप्लीट हो गए थे दिसंबर में, but अभी उसको राइट साइड में she is having slightly pain whenever she gets up or whenever she sleeps, having the pain from inside. आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। युवराज जी, हाँ आपको अपना माइक्रोफोन सामने लेके बात करना पड़ेगा। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, ये प्लीज गो अहेड। मॉम का ऑपरेशन 2019 सितंबर में हुआ था, अगस्त सितंबर के मिड में। उसके बाद में लेफ्ट ब्रेस्ट रिमूव किया गया था उनका। राइट ब्रेस्ट। बाद में दिसंबर में उनका रेडिएशन भी कंप्लीट हो गया था। राइट। और लेफ्ट में से छोटा सा ट्यूमर निकाला गया था उसी वक्त। लेफ्ट में से, ओके। बट मार्च में वो फॉलोअप के लिए गए थे, बिकॉज इमरजेंसी में गए थे, तभी उनको पेन था थोड़ा। तभी उन लोगों ने चेकअप किया था तो स्लाइटली पेन रहेगा, बट अगेन नाउ शी हैज द पेन। उनका पेन वापस से बढ़ रहा है, अभी जून में थोड़ा ज्यादा हो रहा है जब वो सोते हैं उठते। बट फिर हम लोग ने डॉक्टर शमा मैडम से भी बात किए थे टाटा हॉस्पिटल से, तो उन्होंने फिर बोला था कि चेक करो कि कहीं पे तुम लोगों को हार्ड चीज दिखाई दे रही है। तो वी हैव टेस्टेड दैट आल्सो, तो थोड़ा सॉफ्ट ही लग रहा है, कुछ हार्ड सब्सटेंस नहीं लग रहा है। तो कोरोना की वजह से भी कांट गो टू द टाटा हॉस्पिटल आल्सो, बिकॉज वहाँ पे फॉलोअप के लिए उन लोग बोले कि अभी फिलहाल तो उन लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, ओनली इमरजेंसी केसेस स्टार्ट है। तो अभी इस वक्त में आप क्या सकते? युवराज जी आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी? मुंबई सांताक्रूज ईस्ट। मुंबई से, ओके। मुंबई में तो इश्यूज है कोरोना के, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा उस एरिया की, तो अपने को ये आइडिया लग जाएगा कहीं कोई रिकरेंस वगैरह तो नहीं है कि इतना पेन हो रहा है। ठीक है, अगर कोई अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल है तो आप टेंशन नहीं लेना, फिर वो पेन सिंपल उसका जो सर्जरी हुआ उसी का पेन है, राइट। तो हेलो,
बाहर से भी कर सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, कहीं से भी करा लीजिएगा, एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो टेंशन मत लेना किसी किस्म की, ठीक है। दोनों तरफ की अल्ट्रासाउंड और वो करा लीजिएगा, दोनों ब्रेस्ट की और एक्जिला की, तो आइडिया लग जाएगा कहीं और इश्यू तो नहीं है कोई भी। अगर वो सब नॉर्मल 99% इश्यू नहीं होगा, बट अगर 1% तो अपन डाउट निकालते हैं, आउट करते हैं डाउट, ठीक है। तो अभी उसके बाद फिर आप अगर कोई नॉर्मल अल्ट्रासाउंड तो सिंपल एक कोई एनाल्जेसिक वगैरह ले लीजिएगा, ज्यादा पेन हो और एक्सरसाइज करेंगे ना हैंड्स की, तो पेन टाइम के साथ कम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, वेलकम। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट सवाल हर्षिता जी से है। हर्षिता जी प्लीज, आपको खुद से अनम्यूट करना होगा हर्षिता जी। हाँ जी बोलिए हर्षिता जी। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्कार हर्षिता जी। सर मेरे को ना मुंह नहीं खुलता है मेरा, सेट करवाया ना रेडिएशन, उसके बाद मेरा मुंह खुलना बिल्कुल बंद हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सेट करने के बाद दवाई एक दिन भी नहीं ली है, दवाई लेती नहीं हूँ। क्यों नहीं लेती हूँ? क्योंकि मुंह नहीं खुलता है, गोली ले नहीं पाती हूँ, और पीस के लेती हूँ तो अंदर छाले, मेरे को परेशानी होती है। इस वजह से मैं हमेशा टेंशन में रहती हूँ। ये हर्षिता जी कब हुआ था आपका रेडिएशन, कितना टाइम हो गया? हो गए 5-7 महीने हो गए। दिवाली के 2-3 महीने पहले। अच्छा पहले दिवाली के 2-3 महीने पहले। दिवाली के बाद ही हुआ है। पहले हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मतलब 4-5 मंथ हो गया है, करीब हो गए। तो अभी क्या होता है? हाँ चलिए ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब इतना टाइम हो जाता है, अभी ज्यादा मतलब 1 साल 1.5 साल नहीं हुआ, तो रेडियोथेरेपी के अल्सर छाले रहते हैं और मुंह में इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी होती है। बिकॉज आपका मुंह ओपन नहीं हो रहा, तो वो रेडियोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, फाइब्रोसिस कहते हैं इसको। तो अभी क्या आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर जयपुर से ही बोल रहे हैं। जयपुर से बोल रहे हैं ना। तो एक मशीन आती है हमारे पास, ये मशीन आप लगा, आपको दी थी कोई चम्मच से मुंह खोलने का मशीन का कुछ बात? हाँ डॉक्टर कभी तो बोले ले लो, कभी कह रहे हैं कि इससे नुकसान हो जाएगा, जवाड़ा फट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी कुछ बोलते हैं। नहीं, एक मशीन आती है, धीरे धीरे उससे आप अगर ओपन करेंगे ना जितना प्रेशर देके, लेके भी आए तो थे, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका लेके भी आए थे। हाँ तो वो ओपनिंग शुरू हो जाएगी। हाँ उसको धीरे धीरे चम्मच से बोला करिएगा, तो चम्मच से भी करती हूँ मैं परेशान। चम्मच से भी करिएगा। वो मशीन चम्मच से बेटर है वो मशीन का, उससे क्या एक प्रेशर बैलेंस प्रेशर चलता है, उस बैलेंस प्रेशर टाइम के साथ धीरे धीरे आपका ओपनिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने कही छालों की है, तो आप मुंह का हाइजीन अच्छी रखिएगा, बेटाडीन गार्गल्स एंड एंटी फंगल जरूर लीजिएगा, क्योंकि फंगल हो जाता है इन्फेक्शन। गार्गल बोला है सर, मैं गार्गल करती हूँ। हाँ वो, और एक एंटी फंगल जरूर ले लीजिएगा, इससे क्या है कि अंदर जो इन्फेक्शन हो। आप एक बार जयपुर में है ना, तो एक बार मुझे दिखा दीजिएगा कभी भी, तो आपने डिस्कस कर लेंगे बैठ के आराम से। सर अभी मेरा चेकअप का टाइम हो गया है, पर मैं कोरोना के चक्कर में नहीं जाती, पहला चेकअप करवाना है तो नहीं, कोरोना का कोई इश्यू नहीं है। आप एक काम करिएगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो अपना प्रताप नगर में है, SMS में नहीं, प्रताप नगर में, नारायणा हॉस्पिटल के सामने, नारायणा हॉस्पिटल के सामने। अच्छा, उसके तो सामने वहाँ आके आप आ जाओ, गवर्नमेंट, हाँ जी ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आप आ जाओ, तो अपन डिटेल डिस्कस कर लेंगे आपकी जो भी इश्यूज है ना। अच्छा सर, टाइमिंग क्या है आपके मिलने का? मॉर्निंग आवर्स, जो गवर्नमेंट के मॉर्निंग आवर्स होते हैं, बिफोर 1 PM कभी भी आ जाओ आप, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कभी भी आ जाओ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। सर थैंक यू सर, नंबर ले ले। तो ये आप करते हैं अपने। थैंक यू सर। सर हम हमारे दूसरे क्वेश्चन है प्रेम सिंह राठौर जी से। प्रेम सिंह जी अपने को प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी प्रेम जी नमस्कार सर, प्रेम सिंह बोल रहा हूँ। आप बोला था कि सर की थेरेपी है, मैंने तो ले ली जैसलमेर में। हाँ जी सर 3 कीमोथेरेपी एक मैंने जयपुर में ले ली थी, उसके लॉकडाउन हो गया, लॉक के बाद में मैंने 3 कीमोथेरेपी सर जैसलमेर में ले, आपने कहने के बाद में। अब थी सर कहाँ पे लूँ, दूर में या जैसलमेर लूँ? अगर आप जैसलमेर में ले रहे हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए प्रेम जी वहाँ पे, और आफ्टर मतलब ज्यादा कीमोथेरेपी मतलब आपने इतनी ले लिया, तो एक बार आप ना 1 महीना और कंटिन्यू कर लीजिए,
फिर आप मुझे दिखा जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक बार आके फॉलो अप कर ले कि आपको कितनी लेनी, क्या करनी, सारी डिस्कशन हो जाएगा आपका, है ना। 15-20 दिन 1 महीना और ले जयपुर आऊँ चेक कराने के लिए सर? एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि आगे का प्लानिंग कर लेंगे हम। एक बार आपको आना पड़ेगा, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कितनी कीमो और करनी है, कैसे करनी, फिर आपको हम प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो आप जैसलमेर ही कंटिन्यू कर लीजिएगा वहां पे। हेलो, आपको समझ आ गया ना? प्रेम सिंह जी, मैम आई थिंक उनको नेटवर्क का कुछ इशू हो गया। उनको बाद में कर देते हैं, अभी आप किसी और को ले लीजिए। जी मैम। सतीश जी, आपको प्लीज अनम्यूट कीजिए। सतीश जी। हेलो सतीश सर, आई थिंक उनको नेटवर्क इशू होगा। मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, एक्चुअली क्या मैं अपना फोन का चार्जर आज भूल गया और अभी मेरी 2% बैटरी रहेगी, 3%। तो कोई बात नहीं डॉक्टर जसूजा, वी कैन डिसकंटिन्यू दिस एंड अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वी विल गेट इट। हाँ श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैम, तो फिर हम शांभवी मैम रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ पूछ लीजिए शांभवी मैम को अगर कन्वीनियंट है अभी, टू स्पेंड 10 मिनट्स। मैम, शांभवी मैम। मैम, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। कर दिया कहिए। मैम थैंक यू फॉर दिस शांभवी। वेलकम, नो प्रॉब्लम। मैम, क्या हम 2 सवाल ले सकते हैं? यस प्लीज गो अहेड। ओके। माधवी मेहर जी, आपका कुछ सवाल था शांभवी मैम के लिए। माधवी जी, आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ मैम, मेरे जो हाथ के, बोलूं मैम? हाँ हेलो। माधवी जी। हाँ बोलती हूँ। नमस्ते मैम। मेरे जो हाथ की उंगली, हेलो, मेरे जो हाथ की उंगली है ना, हाँ वो ऐसे मोड़ते समय ऐसे ही अटक जाते हैं और दर्द भी होता है फिर। और मेरे राइट हैंड का ये हुआ है ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन और 12 लिफ नोड निकाले हैं, तो उससे कुछ फर्क उससे कुछ हुआ है क्या? ऐसे मुझे डर लगता है। ओके, तो मेरे पास आपके सिर्फ मानसिक हेल्थ के क्वेश्चन मैं ले सकती हूँ, माइंड से रिलेटेड। ये जवाब के लिए आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। मैम लेकिन उससे लिए मेरे जो डर है वो कैसे मैं निकाल सकती हूँ, वो तो बताइए। मेरे फिर भी वो मेरे मानसिक पे ही है ना। हाँ डर है। मैं लिख सकती हूँ क्या या कुछ ऐसे? हाँ मैम। ओके। तो अभी मुझे बताइए, आपका जो डोमिनेंट हैंड है, यानी कि जिस हाथ से आप लिखते हो ना, उस हाथ में भी इश्यू हो रहा है क्या अभी आपको, या आप लिख नहीं पा रहे हो क्या, कुछ भी हो रहा है? वैसे तो दोनों हाथ का हो रहा है। ओके, नहीं, मेरा पूछने का मकसद ये है, ये पूछने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप लिख पाओगे, जो एक्टिविटी मैंने बताई थी शुरू करने से पहले, मैं दोबारा एक बार बस शॉर्ट में बता देती हूँ, जो मैंने जर्नलिंग की आपको एक्सरसाइज बताई है ना करने के लिए, वो आप कर पाओगे क्या? इसीलिए मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आपका डोमिनेंट जो हैंड है। पाओगे मैम, पाओगे। ओके, फैंटास्टिक। तो क्या आप, हाँ जी, पाओगे? तो आप, हाँ मैम। राइट, तो उससे आप शुरू करके तो देखिए पहले, वो धीरे धीरे जाएगा। जो ये डर है, तो डर किस चीज का रहता है? जैसे मैंने बताया था, डर या एंजाइटी, घबराहट कहाँ से आती है?
फ्यूचर वाले चीजों से आती है कि मैं लिख पाऊंगी या नहीं, आगे वाले आने वाले चीजों के यस बारे में, राइट। हाँ तो अगर वो यस आगे यस चल रहा है तो यस इम्पोर्टेंट क्या है, यस सारा विचार मैं यहाँ पे लेके आऊं, प्रेजेंट में लेके आऊं, और अभी मैं जैसे ही यहाँ पे लेके आती हूँ उसके बाद अपनी जो राइटिंग वाली एक्सरसाइज है उसको करिए। लिख पा रहे हो तो फैंटास्टिक, आप राइटिंग से उसको बाहर निकालिए। यस जो भी डर आ रहा है, यस मतलब जो जो विचार को सोच के लगता है कि इसके बारे में सोचा तो मुझे और डर लगता है, मैं कहूंगी उसको लिखिए। जब आप लिखते हो वो आपके यस माइंड को एक थोड़ा सा खाली कर देता है, उसको हल्का कर देता है, सारे जो डर और यस सारा बाहर निकलना जब शुरू होता है। उसको ट्राई करिए और रोज करते रहिए इस यस चीज को। यस यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, वेलकम थैंक यू। वेलकम। थैंक यू मैम। मैम हमारा नेक्स्ट सवाल निशी जी से है। जी निशी जी, निशी जी आपको अपनी तरफ से अनम्यूट करना होगा। हाँ पूछिए जी, पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ हाँ अभी आ जी रही आ रही है। हाँ मैम, मेरा सवाल आपसे था कि जो कैंसर का जो रिलैप्स होने का केस होता है उसको लेके जी हमारे मन में बहुत डर रहता है कि कहीं वापस से राइट ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ओके। निशी जी, राइट निशी, राइट यस निशी, आपका सवाल थैंक यू। एक तो ये सवाल आपने पूछा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जो हम चीजें बोलते हैं कि माइंड से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है हम तक कि रिलैप्स का जो डर है वो जाता नहीं है, जो भी है वो आता रहेगा आता रहेगा। तो वो डर लगना स्वाभाविक है क्योंकि हमें सुनने को मिलता है काफी कुछ चीजें, यहाँ वहाँ के हम देख लेते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो दूसरों के अनुभव से हम सीखते हैं। पर ऐसे में हमें कॉन्शियसली हमें हमारा अटेंशन ऐसी केसेस पर भी देना है जिनका रिलैप्स हुआ नहीं है, जो कि सिर्फ हम ही कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन, टू फोकस ऑन जो सक्सेस केसेस है, जो कि है, राइट जो हमारे साथ यहाँ पर भी बहुत सारे जुड़े होंगे जिनका कैंसर रिलैप्स कभी नहीं हुआ है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हो लोग। तो दैट इज वन। जितना आप ऐसे लोगों से बात करोगे आपका फोकस सारा इस पर जाने लगेगा कि अगर ये हील हो गया है तो ये अब मेरे हाथ में है कि मैं आगे की जिंदगी कितना हेल्दी रख पा रही हूँ। दैट इज वन। सेकेंड, इसमें जो पहलू आता है वो है अगेन अबाउट फियर है। फियर है यानी कि घबराहट है, एंजाइटी है। सो इट इज अबाउट फ्यूचर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं फ्यूचर से मेरे जो मैं अपना थॉट है, मेरा फोकस है जो फ्यूचर में जा रहा हूँ, उसे मैं आगे जो चल रहा है उसको रिवाइंड करके प्रेजेंट में लाऊं। एंड द मोमेंट आई ब्रिंग इट बैक टू प्रेजेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपना फोकस उन केसेस पे डालूं जो ठीक हुए हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको लगती है कि बहुत ज्यादा है या इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मेरा ध्यान इस चीज से हट ही नहीं रहा है, तो गो वन स्टेप अहेड। अपने बेडरूम के वॉल पे चाहे तो पेपर पे लिखिए कितने प्रतिशत लोग ठीक हो रहे हैं, अपने मिरर पे लिखिए, पेपर चिपकाइए। इससे क्या होता है, जब अननोइंगली भी हमारा ध्यान जाता है ना उन चीजों पे जाएगा, ना कि न्यूज पर जाएगा, ना कि हॉस्पिटल की बहुत बातें याद आएंगी या किसी से सुना होगा, उस पर हमारा ध्यान जाता नहीं है। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज कि हमारा ध्यान जहां जहां जाता हो। अगर मैं किचन में ज्यादा टाइम दे रही हूँ तो मैं किचन में भी वो पेपर लगाऊंगी जिसपे मैं कितने प्रतिशत लोग ठीक हो रहे हैं, या अ मैसेज फॉर माई सेल्फ, इट इज क्यूरेबल। देर आर पीपल हु आर लिविंग इवन आफ्टर कैंसर, उनका रिलैप्स नहीं हुआ है। तो ये जो बातें हैं जो कि हमें पता होती है, बट जब हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, तो हम इस पे ध्यान नहीं देते, हम पूरा ध्यान उल्टे चीजों पे देते हैं। इसीलिए कॉन्शियसली लिखना बहुत जरूरी है और उसको लिखिए और पेपर चिपका दीजिए, बेशक चिपकाइए अपने किचन में, बेडरूम के बाजू में, बाथरूम में। अगर वर्क प्लेस है आपका तो वर्क प्लेस को साइड में चिपका दीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक होती है ये। अननोइंगली आपका ध्यान उसी चीज पे जाएगा कि हाँ इसका रिलैप्स का संभावना कम है, या जो भी है इसका कितने लोग ठीक हो रहे हैं, मेरा ध्यान कॉन्शियसली इस पे जा रहा है। तो उस चीज को आप एफर्ट डालिए और लिखना शुरू करिए। बिसाइड्स डूइंग योर जर्नलिंग एक्सरसाइज कि मैंने रोज डायरी तो लिखनी ही लिखनी है, और उसके अलावा मैं ये भी चीज कर सकती हूँ। ओके मैम, और एक क्वेश्चन था हाँ कि जी अगर हाँ जैसे जी। हम
अपने से छोटों को या अपने किसी रिलेटिव को किसी को कुछ समझाते हैं कि ये उनके फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये करो, और हम देखते हैं कि वो ये ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए ये नुकसान होता है, तो उसके वजह जी से हमें जो एंगर आता है, जो गुस्सा आता है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? ओके, तो एंगर आता है, इसी का मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ तो बोला है और मेरी किसी ने बात नहीं मानी है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। नहीं, उसके वजह से पता चलता है कि वो उस बात को अगर फॉलो नहीं करे तो उसके वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा है। जैसे हमारे वो ठीक है, सिबलिंग्स है, उनको वो हाँ हाँ उनके हाँ फ्यूचर हाँ, के लिए अच्छा नहीं है, तो उस समय जो मतलब जो सिचुएशन होता है बॉडी में, तो राइट उसको कैसे राइट डील करना है? राइट। अगर ये एंगर की बात है तो वही चीज मैं बता रही हूँ, अगर एंगर है यानी कि जो बात हो चुकी है उसके बारे में सोचा जा रहा है कि मैंने बोल दिया है पर कोई सुन नहीं रहा है, इसी का मतलब है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फोकस हमारा, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, फोकस हमेशा मेरे ऊपर होना चाहिए। जब हमारा फोकस आजू बाजू में जाएगा ना, दूसरों के ऊपर, सिचुएशंस पर, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं तो अच्छे इंटेंशन से समझा रही हूँ ताकि इसका कुछ भला हो, पर ये फिर भी सुन नहीं रहा है मेरी बात, तो इससे मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेरा जो ध्यान है, मेरा फोकस है, इट इज ऑन चेंजिंग, मतलब यानी कि दूसरे को बदलने पे मेरा फोकस जा रहा है। और मैं या कोई भी इस दुनिया में आपको दूसरे को बदलने के लिए कोई टिप्स नहीं दे पाएगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे काम कर सकते हैं, राइट? सो द मोमेंट यू रियलाइज कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पहले तो जानिए ये कहाँ से आ रहा है। अगर ये इससे आ रहा है कि मेरा छोटा भाई है, बहन है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो वहां पे अपना जो ध्यान है वहां से प्रेजेंट में लाओ, पहले तो उधर से खींच के लाओ। जो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज सेल्फ टॉक। अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है उस वक्त कि वो अगर ना माने तो भी मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो माने तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना माने तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो मैं सिर्फ एडवाइस देके वो बात वहां तक खत्म कर सकती हूँ, मैं इतना ही कर सकती एडवाइस हूँ। दे सकते हैं और दूसरों को राइट, हम राइट, परफेक्ट, हम सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एडवाइस देने में। पर वो फॉलो करता है नहीं करता है, उस बात से अगर मुझे परेशानी होती है तो फिर मुझे अपने आप पे काम करना जरूरी है। क्योंकि फिर वो बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है कि उसने मेरी बात नहीं मानी, पर उसका कनेक्शन आगे बढ़ता जाता है। वो कनेक्शन कैसा होता है? देखो, इसने मेरी बात नहीं मानी यानी कि ये मेरी वैल्यू नहीं करता है, मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी बात सुननी चाहिए यानी कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है इसकी जिंदगी में। तो ये कुछ विचार होते हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं सोचते, बट उस मोमेंट में ना ये ऐसे कनेक्शन कड़ी 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 बनती जाती है और हमें आता है गुस्सा। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, पहले सजेशन दे दिया, बात खत्म हो गई, वो ना करे करे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है यानी कि पिछले चीजों से आ रहा है, तो अपना ध्यान सारा यहाँ पे लेके आइए। और फिर आज के दिन में जब आप डायरी लिखोगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी बाहर। अगर आज नहीं आएगी तो कल परसों में जरूर आएगी, और फिर वो आपको एक जो मेरा इश्यू क्या है वहां तक आपको लेके जाएंगी। हालांकि हम एंगर को एज अ टॉपिक आगे वाले सेशन में और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे एंगर के बारे में, और उससे कैसे हम डील करें उसके टेक्निक्स भी हम सीखेंगे और अच्छे से। पर शुरू करने के लिए डायरी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक, जैसे हम सीबीसी करवाते हैं ना, वैसा जर्नलिंग एक चीज है, ताकि हमें पहले पता चले प्रॉब्लम कहाँ है और फिर हम आगे टेक्निक्स को यूज करना शुरू करें। थैंक यू मैम, थैंक यू निशा जी। वेलकम वेलकम निशी जी। मैम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रूपल भट्ट जी की तरफ से है। रूपल जी, आपको अपने से अनम्यूट करना होगा। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते, बोलिए, सवाल पूछिए। मुझे, हाँ, वो दोनों टेक्निक तो मैंने आपकी सुनी, वो थोड़ी टेप रिकॉर्ड वाली टेक्निक मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है, तो फिर से बताइएगा प्लीज। ओके, आपको टेप रिकॉर्डर पता है? देखा था टेप रिकॉर्डर? हाँ हाँ हाँ, पता है, मैंने चलाया अभी। राइट, फैंटास्टिक। तो टेप रिकॉर्डर पे बटन हुआ करते थे। हाँ जी। तो उसमें जो पॉज का बटन था वो क्या करता था? जो कैसेट चल रही है वो गाना वहीं के वहीं रोक देता था, वो स्टॉप स्टॉप करता था। यस यस। बस, तो अभी क्या है समझिए, ये जो कैसेट है ना, ये हमारे थॉट्स है, ये हमारे विचार है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जब विचार पीछे चल रहे, यानी कि आज से पहले जो चीजें हो चुकी है, वहां पे अगर ये कैसेट वो चल रहा है हमारे दिमाग में,
हाँ जी तो मैडम। उससे क्या आता है, हमें गुस्सा आता है जनरली, राइट। 10 साल पहले हुआ है, 5 साल पहले हुआ है, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, सबके सामने बेइज्जती की, ये सारी जो बातें हैं ये सारा पिछला है, उसमें हमें जो आता है वो है गुस्सा। और अगर ये कैसेट आगे चल रही है, यानी कि कल क्या होगा, आने 5-6 महीने बाद क्या होगा, मेरे काम का क्या होगा, बच्चे का पढ़ाई का क्या होगा, कोरोना ट्रीटमेंट का क्या होगा, ये सारे जो सवाल है ये कहाँ के हैं, आगे के हैं, फ्यूचर के हैं। तो फ्यूचर के लिए हमें हमेशा जो आता है वो है डर रहता है, एंजाइटी, घबराहट होती है। यस मैडम प्लीज, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। वो दोनों बात मेरी समझ में आई, लेकिन मुझे वो आपने बोला ना कि उसका फोकस चेंज करना है, मतलब आपको पास्ट का है, पास्ट में गुस्सा आ रहा है तो उसको आप फोकस प्रेजेंट में करो, तो वो किस तरह से करना है, बस यही जानना है। तो जब ये आपको पता चले कि आपके विचार पास्ट में या फ्यूचर में चल रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है अपने आप को कल्पना करिए कि आप एक टेप रिकॉर्डर खुद हो और आपकी जो ये टेप आगे और पीछे चल रही है उसको पॉज करना बहुत जरूरी है। पॉज यानी कि पॉज का बटन, सोचिए कि मैंने पॉज दबाया है, जो भी विचार आ रहा है उसको वहीं पॉज करिए, अपनी आंखें बंद करिए, उसको पहले स्कैन करिए, शरीर में कहाँ ये महसूस हो रहा है आपको, और वहां से आपको एक आउटलेट मिलेगा कि ये किस विचार तक लेके जा रहा है हमें। एक बार आपको पता चले कि वो विचार पिछला है या आगे का है, उसको कॉन्शियस यहाँ पे ले आइए इमीडिएटली, क्योंकि हमें अक्सर ये पता ही नहीं चलता है कि हम आगे और पीछे चल रहे हैं, इसीलिए हमें वो फीलिंग्स आती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता, पूरा दिन खराब ही जा रहा होता है। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अवेयरनेस लाना कि मेरा विचार है कहाँ। एक बार वो आ जाएगा तो उसको प्रेजेंट में लाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि हमें मालूम पड़ गया कि चलो ये गुस्सा है, तो पिछली कोई झगड़े की वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मतलब अभी भी वो थिंकिंग चल रहा है कि ये मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, बुरा हो गया, और उस टाइम पे हमें उसको रोक देना है, थॉट का, ऐसा है। और पॉज, हाँ, ओके, पॉज करना है और उसको प्रेजेंट में लाना है। प्रेजेंट पे आप कैसे लाओगे उसको, अपने शरीर में स्कैन करना है आपको, शरीर में आपको कहाँ पे फील हो रहा है। अच्छा, क्योंकि शरीर सबसे फैंटास्टिक चीज होती है अपना ध्यान दोबारा प्रेजेंट में लाने के लिए। ओके ओके, तो वो ये कि अपनी बॉडी में उसको स्कैन करना है, वो प्रेजेंट में लाना हो गया ना। यस, इमीडिएटली आ जाओगे आप, क्योंकि जब आपका ध्यान इधर उधर होता है आपको शरीर पे ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। शरीर पे ध्यान लाना एक सबसे प्रेजेंट में आने की सबसे इजीएस्ट टूल है आपके पास। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। वेलकम। थैंक यू रूपल जी। मैम, हमारा दूसरा सवाल हर्षित रावल जी से है। हर्षित रावल जी, आपको खुद से अनम्यूट करना होगा। हर्षित जी, आपको खुद से अनम्यूट करना होगा। जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी एम्स हॉस्पिटल में आया हूँ कीमो लेने के लिए। जी जी, हाँ बोलिए। तो आज तो कुछ बोलने जैसा है नहीं, आज सेकंड कीमो है। सेकंड कीमो देने के बाद अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं आपसे बात करूंगा। अब तक तो मैं सुन रहा था और आपका और मैडम का और डॉक्टर साहब का सब बात सुना, मुझे अच्छा लगा। वेरी नाइस। आप आराम से अपनी केमोथेरेपी कराइए एंड यू विल बी इन आवर प्रेयर्स। आई एम श्योर सब कुछ अच्छे से होगा। जी 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 मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैम, आज हमारे ये सेशन का एक लास्ट सवाल हम लेते हैं। मैम, लास्ट सवाल एलिसेना लोबो जी की तरफ से है। एलिसेना लोबो। Yeah, hi. Yes, hello Elisina. Hi, doctor, how are you? I am good. How are you? I'm good, I'm good. Doctor, I have one question. This is regarding me. It's not someone else. Many times when, many times now these sessions and all are going, even it should not happen that much in the school, but it started happening later on after impact of, past things and all. But now what I realized, whenever people are telling me, it does not register in my mind at that point. It takes time to register.
Now, suppose they're explaining something, it takes at least 2-3 seconds for me to register, and then think, then I go through, and then it get clear register. So, what is the reason? My mind is not picking up fast. Okay, so there could be lot of reasons. Okay, I cannot have a very to the point answer here. There are multiple theories here, because I will have to first study your entire background, your past, and there would be a entire case history taking session for that to give you a exact reason for it. But there are different assumptions. So जो आपका सवाल है यहाँ पर कि जब मुझे कोई कुछ कहता है वो इमीडिएटली मैं नहीं ध्यान दे पा रही हूँ या रजिस्टर नहीं कर पा रही हूँ, उसको समझने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है. इसके कारण काफी सारे होते हैं, जिसमें से एक जो कारण है, one of the reason which comes up very prominently is that my just a second before probably my consciousness was not in the present. It was around somewhere, and so the moment someone comes and starts talking to me, it takes time to come in the moment. That is how there is a lapse of certain seconds or a minute or say, because I was wandering here and there just before someone came into the picture and started talking. There is a high possibility for this reason to be there. That is one. To work on that, the best thing is, again, the way I've explained them, bringing all your consciousness in your body. That is the most beautiful and easiest way to do it. So whatever you're feeling, in fact, take conscious efforts, irrespective of whether you have anger, anxiety, or any of those issues. Take conscious effort to keep a track of your say attention every 2 hours at least minimum. So every 2 hours, keep a timer, probably an alarm in your phone which rings, and the moment it rings, just see whether you could attend to it or was there a different thought running in your mind that time. That will help you beautifully. हाँ जी माधुरी, तो अभी मैं ये हिंदी में बताऊंगी सारा. तो मैं जो बता रही हूँ यहाँ पे वो चीज ये है कि जो सवाल था कि अक्सर उनको जब कोई पूछता है या कुछ बताता है तो वो रजिस्टर करने में थोड़ा समय जाता है, 2-3 सेकेंड का. तो वो क्यों हो रहा है? हालांकि मैं इसका एकदम परफेक्ट उत्तर नहीं दे पाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पूरी केस हिस्ट्री नहीं पता है. पर जो होने की संभावना जो यहाँ पर है वो ये है कि मेरा ध्यान कहीं और भटक ही रहा था, और इसीलिए उस वक्त कोई आके मुझे कुछ बोलता है तो मुझे टाइम लगता है, थोड़े से कुछ सेकंड लगता है कि मेरा दोबारा ध्यान उस बात पर जाए, क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ वहां ही था. और इस चीज पे काम करने के लिए, जो कि धीरे धीरे आएगा, वो एकदम से नहीं आएगा. अगर मैं बोलूं आज फटाक से अपने शरीर को स्कैन करना शुरू करो, ध्यान यहाँ लाओ, नहीं होगा. वो उसको समय दीजिए, काफी सारा समय दीजिए, 3 महीने 6 महीने जितना टाइम लेता है उसको लेने दीजिए. पर इसको एक आदत बनाना शुरू करिए, यानी कि मेरा ध्यान प्रेजेंट में है. और इसको करने का सबसे सुंदर और सबसे आसान तरीका है अपने शरीर में ध्यान देना. तो इसको एक और टेक्निक आप जो कर सकते हो वो है कि आपके मोबाइल में आप अलार्म लगा लो, या कहीं पर भी अलार्म लगा लो 2-2 घंटे का. जब वो अलार्म बजता है उस मोमेंट में जो भी आप कर रहे हो, बस आपको ध्यान अंदर लेके जाना है, शरीर में लेके जाना है. ये भी अगर आप करो ना, वो एक अच्छा टूल रहता है कि अपना वो जो आदत बननी जो है कि मुझे ध्यान अपने शरीर में देना है इमीडिएटली ताकि मैं प्रेजेंट में आऊं, वो आपको धीरे धीरे बिल्डअप करना पड़ता है. इस आदत से वो आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा. Yeah, does that answer your question? Yes. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. एंड मुझे चैट्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. बहुत सारे लोगों को मैं अनम्यूट नहीं कर पाई, या फिर कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आप अपनी तरफ से अनम्यूट नहीं हो पाए. सो रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. बट हमारे साथ डॉक्टर्स जुड़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. शांभवी मैम भी जुड़ेंगे हमारे साथ. तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब हम दे पाए. मैं फिर से और एक बार सॉरी बोलती हूँ आप सबको हमारी इनकन्वीनियंस की वजह से. बट आई होप आप सब लोग समझेंगे, और आपके जो भी सवाल रह गए हैं आप अपने काउंसलर्स को प्लीज आपके सवाल शेयर कर दीजिए ताकि हम आप तक पहुंचा पाए आपके आंसर्स. थैंक यू शांभवी मैम. We have come to the end of the session today. I would request Ruby ma'am, please. Thank you so much, Shambhavi. Today there was a little bit of a goof up, which was not expected, but it happened. Totally understand that. And
एंड कल हम लोगों का एक स्पेशल प्रोग्राम है, तो 11:15 बजे ठीक आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए. एंड Shambhavi, I take this opportunity to invite you also. We are staging a beautiful play on cancer, and it is very, very well done, and I'm very sure you will enjoy it. So please join. And if you feel that there are certain people who can join, please let them know about this. Definitely. Yes. Yeah. तो आप लोग कल 11:15 बजे ठीक कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम कल कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं, जैसे गौसिया हमेशा बोलती है. एंड होप कि गौसिया जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय.